हेलो एवरीवन, मेरे छोटे से कैमरामैन के साथ आप लोगों के पास एक बार फिर से रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 17, ठीक है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था पार्ट 16 के अंदर SN2 रिएक्शन, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि एक्सक्लूसिवली एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम SN2 रिएक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। SN2 रिएक्शन के बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, तो आज मैं लेके आई हूँ SN2 रिएक्शन के बढ़िया क्वेश्चन बेस्ड ऑन SN2, और देखते हैं, है ना। आज सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसके बाद मुझे जो बताना है, मुझे बताना है कि SN2 अल्कोहल में कैसे होती है, ईथर में कैसे होती है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को कितना टाइम लगता है। कुछ 8-10-12 क्वेश्चंस हैं और मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस को कितना टाइम लगता है, और इसमें सिर्फ मैं SN2 ही नहीं और भी कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी। कुछ नई बातें भी आज के वीडियो में सीखने मिलेगी, और लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी नई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जिस चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर्स रॉन्ग आते हैं, खासकर IIT JEE वाले, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे ज़रा क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक फिनॉल दिया हुआ है। नाउ फिनॉल इज़ रिएक्टेड विद सोडियम। सोडियम के साथ फिनॉल को रिएक्ट करेंगे, मुझे नहीं पता क्या बनने वाला है, बनेगा कुछ A, ठीक है। फिर उस A को हमने इसके साथ रिएक्ट किया है तो बनेगा B। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर जो बनेगा वो बनने वाला है DMSO के प्रेजेंस में, ठीक है। सॉल्वेंट लिखना ज़रूरी है ना। सो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा। ज़रा फटाफट वीडियो को पॉज करें और A और B क्या है वो बनाएं, ठीक है। जब तक वीडियो रिज्यूम होगा यहाँ पर आप लोगों के पास आंसर जो है वो मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मैं भी साइमल्टेनियसली इसे सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। तो जो लोग वीडियो पॉज नहीं किए हैं, मैं बता देती हूँ उन लोगों के लिए। सोडियम जो है वो मेटल होता है, ठीक है। सोडियम मेटल होता है, बेसिक होता है। मेटल्स की टेंडेंसी है वो काफ़ी बेसिक होते हैं। उनकी टेंडेंसी है कि वो सभी से एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेते हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टर होती है या सबसे फास्टेस्ट होती है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि कोई और हो ना हो, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले हो जाएगी अगर उसे मौका मिला तो, ठीक है। तो यहाँ पर वही होने वाला है। दिस इज आर एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज आर सोडियम। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो देखिए मैं बताता हूँ कि A क्या बनेगा। तो यहाँ पर जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो वहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पे बनेगा बढ़िया से फिनो ऑक्साइड आयन, और सोडियम Na+ यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जिसमें मेरा हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन। लेट मी चेक कि हाउ इट्स लुकिंग। नो, आई थिंक इट्स लुकिंग टू ब्राइट। ओहो हो, आई थिंक नाउ इट्स ओके। ओके, सो एसिड बेस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, सो एसिड बेस रिएक्शन में यही होने वाला है। यहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा और फिनोक्साइड आयन यहाँ पे बन जाएगा। अब वो ये A जो है हमारा एक्चुअली फिनोक्साइड आयन है, क्योंकि ये तो हमारा साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब जब मैंने इस A को, यानी जो मेरा फिनोक्साइड था, उसे जब मैंने इसके साथ रिएक्शन की तो क्या होगा, देखो ये है मेरा फिनोक्साइड आयन, ठीक है। इसे जब मैंने रिएक्शन किया है किसके साथ, इसके साथ CH2Cl के साथ, तब क्या हुआ है देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एंड दिस इज एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट, एंड DMSO इज प्रेजेंट हियर एज अ सॉल्वेंट। सो भाई पूरी की पूरी कहानी जो है वो प्रेजेंट है SN2 मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। मौका भी है, सबस्ट्रेट भी है, हीरो भी है, हीरोइन भी है, सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं। तो पिक्चर बना देते हैं, SN2 रिएक्शन कर देते हैं। ये जो मेरा फिनोक्साइड आयन है, ये मेरा फिनोक्साइड आयन फटाफट इसको अटैक कर देगा बैक साइड से। ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा, व्हाट इट विल फॉर्म,
देखो ज़रा यहाँ पे क्या बनाएगा, ये जो है ऑलरेडी ये रहेगा और ये CH2 यहाँ लगेगा। अच्छा, जैसे ही अटैक करेगा Cl जो है लीविंग ग्रुप है, ठीक है, जैसे ही इसने बैक साइड से अटैक किया Cl लीविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा और यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो चिपक जाएगा। यहाँ पर मैंने वेज और डैश से रिप्रेजेंटेशन नहीं की है और वेज और डैश से रिप्रेजेंटेशन नहीं की है, इसीलिए मैं यहाँ पर वो बैक साइड अटैक आपको वेज और डैश के इससे नहीं बता सकती, ठीक है। बट यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि पहली स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुई है और अगली स्टेप में हुई है SN2 रिएक्शन, ठीक है। सो बात करते हैं अभी आगे फटाफट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आया होगा आप लोगों को अच्छे से। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 एंड देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर लिया हुआ है टर्मिनल अल्काइन अलोंग विथ NaNH2 सोडा अमाइड। नाउ सोडा अमाइड इज़ अ वंडरफुल बेस। सोडा अमाइड बहुत ही अच्छा बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तगड़ा बेस है, तहस नहस कर देता है किसको, हमारे टर्मिनल अल्काइन को, ठीक है। फिर से सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो कौन सी, सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो होगी इन दोनों के बीच बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगी। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये पड़ा है एसिडिक हाइड्रोजन, वो बेस आएगा एसिडिक हाइड्रोजन को ख़त्म कर देगा। तो जो हमारा ए बनेगा, ए क्या बनेगा, देखो जरा, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, हाइड्रोजन गैस विल गेट इवॉल्व, हाफ मोल इवॉल्व होगा, सही है। अब ये जो हमारा ए बना है, ठीक है, ये जो हमारा ए बना है, फिर से मैं लिख देती हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और साथ में आया है CH3 CH2 और आयोडीन, ठीक है। नाउ दिस ए विल रिएक्ट अगेन इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है, एक सॉल्वेंट मैंने यहाँ पर ले लिया है। और वैसे अगर मैं ये सॉल्वेंट नहीं भी लेती तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, प्राइमरी कार्बोकटायन है, सॉरी प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी कार्बन पे हैलोजन लगा है। तो जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल को अगर आप देखो तो वो बिल्कुल कंडीशन बना रहा है, किस चीज़ की कंडीशन बना रहा है, वो बिल्कुल कंडीशन बना रहा है SN2 मैकेनिज़्म की। तो हाँ, बिल्कुल SN2 मैकेनिज़्म जैसा मुझे दिखता है यहाँ पे माहौल। और ये जो है ये इस पे बैक साइड अटैक करेगा, ये जैसे ही इस पे बैक साइड अटैक करेगा आयोडीन घर छोड़ के निकल जाएगा, बोले या तो मैं रहूँगा या तो ये न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि पावर में है, न्यूक्लियोफाइल बोलता है चल हट तू निकल, ठीक है। आयोडीन बेचारे के पास कोई मौका नहीं रहता, कोई क्या कहते हैं उसको, दूसरा छत नहीं है, वो बेचारा निकल गया। अब क्या होगा, ये होशियार आके बैठ जाएगा उसके जगह पर, प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये पड़ा है मेरा CH3 CH2, ये इस पे लग गया, यानी कि C और ट्रिपल बॉन्ड C और ये लग गया CH3 और बेचारा I माइनस जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ ये रिएक्शन जो है वो बनेगी। अब वो I माइनस देखो, ये Na प्लस और वो सब एक ही डब्बे में है, तो वो दोनों मिलकर NaI बना सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, खैर हमें उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमारा तो जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है भाई साहब, ये बनाते आना चाहिए आप लोगों को। आई होप आप लोग इसको बना पाए होंगे। So let me move to the next question. चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन मेक इट फास्ट, जल्दी करें, ठीक है, जल्दी करें। एक्वस KOH मैंने लिया हुआ है, नाइट्रोफिनॉल है मेरे पास और अल्काइल हैलाइड के नाम पे ब्यूटिफुली मिथिल आयोडाइड है। मिथिल आयोडाइड इज़ अ सुपर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सुपर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसेंशियली SN2 करता है और तो और मेरे पास एक्वस KOH भी है, इसेंशियली वो वही करेगा। तो क्या मैम न्यूक्लियोफाइल कौन है फिर यहाँ पे, हमको तो कोई न्यूक्लियोफाइल दिख ही नहीं रहा है। न्यूक्लियोफाइल है कौन भाई, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा
कैसे जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल? तो सबसे पहले होगी एसिड बेस रिएक्शन, सबसे पहले होगी एसिड बेस रिएक्शन। इसका मतलब मैम जब हमें क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में हमें कौन सी रिएक्शन करनी है हमें क्या पता? मैम आप भी कमाल करते हो, आपने हेडिंग डाली है फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन SN2 और यहाँ आप करवा रहे हो हर बार एसिड बेस। तो हमें क्या पता हमें क्या करना है? भाई देखो, आपको पेपर के अंदर किसी हेडिंग के अंदर क्वेश्चन नहीं आने वाला कि यार ये लो ये पहले 10 क्वेश्चन SN1 के, बाद के 10 क्वेश्चन E1 के, बाद के 15 क्वेश्चन SN2 के, ऐसा तो नहीं आने वाला। आपको तो भाई मिक्स्ड आने वाले हैं मैकेनिज्म्स। तो आपको ये चमकना चाहिए कि जैसे ही जो स्पीशीज हमें दी हुई है वो स्पीशीज कौन कौन सी रिएक्शंस कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या दी हुई स्पीशीज एसिड बेस रिएक्शन कर सकती है। अगर वो एसिड बेस रिएक्शन कर सकती हैं तो वो कोई भी मैकेनिज्म से सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेंगी। और देखना जैसे ही आप एसिड बेस कराओगे आपका विजन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि एसिड बेस रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पर हो रहा है क्या एसिड बेस? हाँ बिल्कुल भाई, एक्वस KOH ये बेस है हमारा। एसिडिक हाइड्रोजन भाई नाइट्रोफिनॉल जो है, ये फिनॉल का ये वाला हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है, सबको पता है। और जब नाइट्रो ग्रुप लग गया तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो और बढ़ जाया करती है। तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले इन दोनों का एसिड बेस रिएक्शन करवा देती हूँ, जिससे होगा ये कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज पैरानाइट्रो कुछ ऑक्साइड, ऐसा कुछ, ठीक है ना, फिनॉक्साइड, और साथ में यहाँ पे K पॉजिटिव जो भी है, और पानी तो है जो निकलेगा ये एसिड बेस रिएक्शन से। ठीक है, तो ये जो है ये एक्चुअली मेरा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। अब ज़रा अच्छे तरीके से आप अगर इसको देखोगे, ठीक है, आप इसको अच्छे से एग्जामाइन करोगे तो ये एक्चुअली मेरा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है। मैम कहाँ न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है? हमें तो नहीं दिख रहा। ये K पॉजिटिव नाम का है भाई। K पॉजिटिव को अगर मैं हटा दूं तो वहाँ देखो ज़रा नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है ना, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, पर इतना भी बढ़िया नहीं है। क्यों इतना भी बढ़िया क्यों नहीं है? क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप के अंदर -M इफेक्ट है। वो -M इफेक्ट के कारण वो उस O- के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण O- की न्यूक्लियोफिलिसिटी, आई गेस आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मैकेनिज्म के फर्स्ट लेक्चर से, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही है। किसकी? इस ऑक्सीजन की। तो मैम क्या ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा? देखो भाई, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मरता क्या ना करता उसी को न्यूक्लियोफाइल का काम करना पड़ा। ठीक है, पर अगर मेरे पास कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता, इससे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता, तो डेफिनेटली वो फास्टर रिएक्शन कर सकता था। अगर आपको मेरी बोली हुई लास्ट लाइन नहीं समझ में आई है, रुक जाओ ज़रा, वैसा एग्जाम्पल भी एक लिया है मैंने। ठीक है, अब ये फिनोऑक्साइड है तो अब क्या होगा? अब ये फिनोऑक्साइड जो मेरा ये पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड है, ये फटाफट रिएक्ट करेगा CH3I से। ये बैक साइड अटैक करेगा, आयोडीन को भगाएगा, जिसके कारण क्या होगा देखेंगे यहाँ पर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है मेरा नाइट्रो, पैरानाइट्रो पे ये मेरा ऑक्सीजन, और ये मेरा CH3, और ये मेरा पड़ा है आयोडीन। वो K पॉजिटिव बना था, याद होगा, उसके साथ KI बना सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से रिएक्शन होगी हमारी। किसकी? नाइट्रोफिनॉल और फिनॉक्साइड की। तो प्रोडक्ट क्या बने हैं? प्रोडक्ट बिल्कुल बेशक ये बना है आपका नाइट्रो ऑक्सीमिथिल, साथ में KI बन गया है, और पानी तो बना ही है। तो दीज आर बाई प्रोडक्ट, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले वाले हमारे अगले वाले रिएक्शन पे, हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने तभी लिया था, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताया था कि बेटा देखो यहाँ पर
यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, इसका जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, ठीक है, एक और न्यूक्लियोफाइल मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब क्या होगा देखेंगे ज़रा, और तो और ये एक्सेस में दिया हुआ है। ये कैसे दिया हुआ है? एक्सेस में। पुराने रिएक्शन में एक्वस KOH आपको एक्सेस में नहीं दिया था, वो सिर्फ कम आपको कुछ अमाउंट दिया था जो कि न्यूट्रलाइजेशन में काम आ रहा था, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपको ये जो है इथॉक्साइड, ये एक्सेस में दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या होगा, ये तो अपना हाइड्रोजन छोड़ेगा ही, ठीक है, ये तो अपना हाइड्रोजन छोड़ेगा ही। तो अब की बार मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा, देखो ये तैयार हो गया मेरे पास नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड, साथ में मेरे पास है मेरा अल्काइल हैलाइड, और साथ में मेरे पास डब्बे में बचा हुआ, क्योंकि मैंने एक्सेस में लिया हुआ था, इथॉक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। सो इस तरह की रिएक्शन होनी है। अब आप मेरे पास यहाँ पर दो न्यूक्लियोफाइल्स है, आप देखोगे तो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं और सबस्ट्रेट केवल एक है, ठीक है। अब सबस्ट्रेट के पास यहाँ चॉइसेस हैं, वो अपनी चॉइस के न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर सकता है। तो सबस्ट्रेट किस न्यूक्लियोफाइल की तरफ जाना चाहेगा, लल्लू या स्ट्रॉन्गर? तुम बताओ, तुम सबस्ट्रेट होते तो तुम किस न्यूक्लियोफाइल को चूज करते? तुम लल्लू न्यूक्लियोफाइल को चूज करते या तुम स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को चूज करते? भाई ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को चूज करते। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ये है, जब तक ये अटैक करने की तैयारी करेगा तब तक ये अटैक कर चुका होगा, आयोडीन को भगाकर प्रोडक्ट बना चुका होगा। ये गरीब देखता ही रह जाएगा और ये फटाफट प्रोडक्ट भी बना लेगा। कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2O CH3 और I- बेचारा बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि लोन पेयर देने की टेंडेंसी जो है वो किसकी ज़्यादा रहेगी? तो बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा रहेगी। इसके कंपैरिजन में न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा रहेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा रहेगी। सो ये रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाएगा इसके प्रेजेंस में, इसके केस में उसमें थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? देखो ज़रा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो बच्चों। अच्छा, अगर ये एक्सेस में नहीं होता, फिर अगर ये एक्सेस में नहीं होता तब भी दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते, क्योंकि ये दोनों की क्वांटिटी फिर थोड़ी मैनेजेबल होती, मतलब दोनों की क्वांटिटी एक जैसी होती। तो कुछ अमाउंट में ये बनाता, कुछ अमाउंट में वो बनाता, बट डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो ये फास्ट बनाएगा और वो स्लो बनाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। क्यों भाई? एक तो इसका प्लस आई इफेक्ट, ऊपर से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -m से नाइट्रो खींच ले रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अपने आप कम हो गई है। तो इस तरीके की चीज़ है, ठीक है। फिर बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। When the concentration of alkyl halide is tripled and concentration of nucleophile is halved, okay, what will be the rate of SN2 reaction? इस तरह के क्वेश्चन शीट्स में बहुत बार आते हैं, बट बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर कि अरे ये क्या आ गया। बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली मिला जुला क्या कहते हैं, मिली जुली सरकार है। किसकी बोलेंगे तो एक तो हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 की, दूसरा केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है। तो वैसे केमिकल काइनेटिक्स की अगर तुम्हें नहीं भी पढ़ाया है मैंने, तो भी तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें रेट की इक्वेशन तो लिखनी सिखा दी थी। देखो रेट जो है मैंने SN2 के लिए तुम्हें बता दिया था कि जो हमारा रेट है SN2 का, तो रेट जो होता है वो तो होता है K टाइम्स ऑफ सबस्ट्रेट की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर भी 1, जबकि SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, सिर्फ सबस्ट्रेट आता है। ये तो बता दिया था। बस ये अगर आपको पता है तो फिर आपको क्या करना है, देखो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट इज ट्रिपल्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज हाफ, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन बता दी है, देखो अगर मैं कंडीशंस को बदल दूँ तो रेट का क्या होगा, तो सीधी सी बात है, एक इनिशियल रेट रेफरेंस के लिए डिफाइन कर लो, फिर दूसरी बार में
दूसरी कंडीशंस लगा के दूसरा रेट डिफाइन कर लो, फिर पहले और दूसरे का क्या निकाल लोगे, रिलेशन निकाल लोगे। बहुत ही आसान सी चीज़ है। देखो ज़रा यहाँ पे बताती हूँ। मान लो अगर R1 है मेरे पास, तो R1 इक्वल टू K, अल्काइल हैलाइड का कुछ कॉन्सेंट्रेशन C ले लेती हूँ मैं, ठीक है, तो C की पावर 1, और इसका न्यूक्लियोफाइल का कुछ कॉन्सेंट्रेशन C ही ले लेती हूँ मैं, C की पावर 1। सो देयरफॉर R1 क्या हो गया बेटा, R1 हो गया, एक काम करते हैं, उसको C नहीं लेते, इसको कुछ x ले लेते हैं, इसको कुछ y ले लेते हैं, ठीक है। R1 क्या हो गया, K ऑफ x इंटू वाई, ये आ गया मेरा R1। अब मैंने क्या किया है, देखो अल्काइल हैलाइड को ट्रिपल कर दिया है, ठीक है, ट्रिपल कर दिया है। देयरफॉर अब जो नया रेट डिफाइन होगा R2 वो हो जाएगा K, ट्रिपल कर दिया तो x विल बिकम 3x, और उसको मैंने हाफ कर दिया तो y विल बिकम y/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा K टाइम्स 3/2x इंटू वाई, ठीक है। ये एक इक्वेशन मिल गई। अब आपको क्या करना है देखो ज़रा, अब आपको क्या करना है, अब आपको R1 और R2 में रिलेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई, मेरे हिसाब से तो सिंपल रेशो ले लेना ही बेटर होगा, या फिर आप K ऑफ XY की वैल्यू R1 होती है, वहाँ रख भी सकते हो, ठीक है। सो सिंपल है, सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन 1 को इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 यानी K ऑफ XY, ठीक है। आप अगर देखोगे यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा K ऑफ XY, ठीक है। तो K XY को मैं R1 सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। सो बस मेरा जो R2 है, R2 क्या हो जाएगा, 3/2 K XY को मैंने R1 पुट कर दिया, ये आ गया। यानी जो मेरा बाद का रेट है वो मेरे इनिशियल रेट के 3/2 टाइम्स हो जाएगा। मेरे बाद का रेट जो है, जब मैंने कंडीशंस चेंज की थी, वो हमारे इनिशियल रेट के 3/2 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल इस तरह की इक्वेशन या इस तरह का रिलेशन रेट्स में मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा बेटा आप लोगों को, है ना। चलो इसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे ज़रा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ ये आप लोग करो बढ़िया पॉज करके। इन द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, ओके, रिएक्शन कर दी है हमने, यानी लीविंग ग्रुप निकल गया है। सल्फ़र ने जाके यहाँ पे कूद गया है सल्फ़र। एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहाँ कर दी है, यहाँ Na नहीं आना चाहिए, यहाँ CH3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इफ लीविंग ग्रुप इज ओके। नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने पुरानी वीडियो लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखी हुई होनी चाहिए, है ना। लीविंग ग्रुप के बारे में इसमें बात हो रही है, तो लीविंग ग्रुप के बारे में बात हो रही है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि लीविंग ग्रुप किस तरीके से हमारी SN2 मैकेनिज्म की छेड़छाड़ करता है। लीविंग ग्रुप किस तरीके से हमारी SN2 रिएक्शन को गड़बड़ कराता है, उसके अंदर SN1 पे क्या असर डालता है, SN2 पे क्या असर डालता है। तो हमने बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली लिखवा कर भी दिया था, और ये सारी बातें आपको बताई थी कि देखो लीविंग ग्रुप जो होता है, लीविंग ग्रुप जब लीव करता है, ठीक है, तो लीविंग ग्रुप जब लीव करता है तो वो हमेशा एक अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए, उस पर नेगेटिव चार्ज हमेशा स्टेबल होना चाहिए, चाहे SN1 हो या SN2 हो, जो लीविंग टेंडेंसी है वो सेम ही रहेगी। दोनों में ही हमें अच्छा लीविंग ग्रुप रिक्वायर्ड है। अच्छे का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया हो, ऐसा लीविंग ग्रुप मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर इस रिएक्शन को करने के लिए ये जो रिएक्शन हमने वहाँ पर की हुई है, CH3 CH2 लीविंग प्लस CH3SNA, यहाँ से ये जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। ये कुछ इस तरह की रिएक्शन है, अगर आप समझ पा रहे हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट एक SN2 मैकेनिज्म, दिस इज़ नथिंग बट एन SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। सो इन SN2 मैकेनिज्म मैं ऐसा कह सकती हूँ, इन SN2 रिएक्शन द लीविंग ग्रुप शुड बी स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्गर होना चाहिए।
अच्छा, लीविंग ग्रुप अच्छा कब होगा भाई? जिस पे नेगेटिव चार्ज अच्छा होगा। तो मेरे पास ABCD 4 लोग हैं, ठीक है, इन पे लगाओ नेगेटिव चार्ज, इन पे लगाओ सब पे नेगेटिव चार्ज, और ज़रा देखो कि सबसे अच्छा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है। मेरे ख्याल से मैंने B और D ऑप्शन सेम बना दिया है क्या? यस, बिल्कुल B और D ऑप्शन सेम हो गया है, बट मेरे पास तो वो डिफरेंट है। wait, this is not CCH3, this is CCl3, ठीक है ना? this is not CCH3, it is CCl3। तो अब ये नेगेटिव चार्ज के साथ देख लो कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप बनेगा, और वो सबसे फास्ट लीव करेगा। वो जितनी जल्दी लीव करेगा उतनी ही फास्टर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो क्या कहती हूँ मैं, OH और I- में से बेटर लीविंग ग्रुप कौन है? तो देखो OH तो बहुत ही घटिया लीविंग ग्रुप है। कैसा कह सकते हो मैम? कौन सी बात आप कर रहे हो? मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो लीविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ को? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वीकर बेस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर लीविंग ग्रुप। जितना खराब बेस, जितना रद्दी बेस, जितना लल्लू बेस, उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। भाई OH- तो बढ़िया बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस है, तो OH- तो वर्स्ट लीविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर बात करेंगे इसकी, तो इस पे माइनस चार्ज स्टेबल है क्या? हाँ भाई, इस पे माइनस चार्ज स्टेबल है, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। I- भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बड़ा साइज है, माइनस चार्ज डीलोकलाइज होता है उसके अंदर, डीलोकलाइज नहीं सॉरी, माइनस चार्ज जो है वो अच्छे से रह सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी अच्छे से पोलर हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये CCl3 जो है इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, ज़बरदस्त माइनस आई इफेक्ट होता है, और इसका भी माइनस आई इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट भी होता है। तो अगर मैं इन तीनों में से कंपेयर करूँ B, C और D में से, तो मुझे मोस्ट स्टेबल जो दिखाई देता है, ठीक है, जो मुझे सबसे अच्छा दिखाई देता है, वो कौन है एक्चुअली? तो वो है एक्चुअली D, यानी D वाला जो है ये O-, ये C डबल बॉन्ड O, CCl3, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीविंग ग्रुप। ये सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोलो, स्टेबल बोलो, ठीक है ना, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है ड्यू टू हैवी माइनस आई ऑफ दिस ग्रुप एंड माइनस M ऑफ दिस ग्रुप। इसका माइनस M तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, पर यहाँ CH3 ने प्लस आई दे दिया, खराब हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर D वाला जो है सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप वो है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा ऐसा लीविंग ग्रुप है जिसके केस में रिएक्शन फास्ट होगी? तो बिल्कुल सही मैं कह सकती हूँ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीविंग ग्रुप। सो रिएक्शन जो है विल बी फास्टर या फास्टेस्ट इन केस ऑफ डी के केस में हमारी रिएक्शन जो है वो फास्टेस्ट होगी, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होगी, है ना, शायद समझ में आई होगी। देखिए अच्छे से, फटाफट देखें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हियर वी गो टू द नेक्स्ट वन। 6th 7th, गिव द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ बोथ द रिएक्शंस। दो रिएक्शंस दी हैं, ओके, दो रिएक्शंस दी हैं। दोनों रिएक्शंस के केस में इसका ऊपर वाली का जो रेट है वो R1 है, नीचे वाली का जो रेट है वो R2 है। आपको ये बताना है कि R1 बड़ा या R2 बड़ा, आपको ये बताना है बेटा, R1 बड़ा कि R2 बड़ा, बताओ। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड पहले तो प्राइमरी है, कोई बेस नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, एसिड बेस रिएक्शन होने नहीं वाली है। बेस ये है, ये भी बेस है, पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिड बेस होने नहीं वाली। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है, बोथ आर न्यूक्लियोफाइल्स। सो दोनों ही कंडीशंस में SN2 ही होगी, ये वाली भी SN2 होगी, ये वाली भी SN2 होगी, क्योंकि SN1 का तो चांस ही नहीं है। मतलब दोनों ही क्या करेंगे, बैक साइड से अटैक करेंगे, बिल्कुल सही। देखो SN2 होती हुई भी दिखी है मुझे, दोनों ने ही बैक साइड से अटैक किया और दोनों ने ही ईथर बनाया है। पर फास्टेस्ट कौन करेगा?
तो भाई सीधी सी बात है, रेट जो है SN1 का वो डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी, दोनों पर डिपेंड करता है। अच्छा, अल्काइल हैलाइड ये तो दोनों के लिए भाई कॉमन है, तो अल्काइल हैलाइड तो फैक्टर ही नहीं है एक्चुअली डिसाइड करने के लिए। फैक्टर कौन है? फैक्टर है मेरा न्यूक्लियोफाइल। अब भी बताया है पिछले ही एग्जाम्पल में कि भाई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, फास्टर द रिएक्शन, ये रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो है बच्चों फास्ट हो जाएगा। जबकि वहीं अगर ये SN1 होता ना तो मैं SN1 में बोलती कि यार फ़र्क ही नहीं पड़ता न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो, क्योंकि SN1 की रेट न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कभी भी नहीं करती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ SN2 ज़्यादा होगा। तो अब इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर कौन सा है देखो, तो ज़रा अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं, स्ट्रेंथ किसकी देखूं? न्यूक्लियोफाइल की देखूं, ठीक है। तो कैसी होगी देखना ज़रा, यहाँ पर मेरे पास एक है CH3 CH2O- और एक है ये फिनोक्साइड आयन। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, फास्ट कौन जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी देखो ज़रा, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? तो बिल्कुल इथॉक्साइड की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो चुका है। जिस मोमेंट पे माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो गया उस मोमेंट पे उसकी बाहर माइनस देने की या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गई, वो एक खराब न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये नहीं कह रही कि रिएक्शन नहीं होगी, होगी, पर ये एकदम धूम मचाएगा, एकदम पटाख पुटाख कर देगा, उसको पीछे से अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बना देगा। जबकि ये बेचारा गरीब ये भी प्रोडक्ट बनाएगा, पर ये थोड़ा धीरे से बनाएगा, लेट से बनाएगा, ये एकदम फटाफट बना देगा। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं R1 और R2 में किसका ज़्यादा होगा, तो पहली फुर्सत में R1 ज़्यादा होगा। किससे? R2 से, क्योंकि यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन, यानी इथोक्साइड इज मच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, मच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिनोऑक्साइड। इथोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन फिनोऑक्साइड। समझ में आता होगा शायद, देख लें अच्छे से, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए फटाफट। ओके, सो हियर वी गो टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कुछ नया सीखने को मिलेगा इससे आप लोगों को डेफिनेटली। देखिए ज़रा, एक ही स्पीशी मिल रही है मुझे यहाँ, एक ही रिएक्टेंट है, उसी रिएक्टेंट में देखो ध्यान से देखो, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही मॉलिक्यूल है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बेटा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मेरा OH भी है और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मेरा Br भी है, यानी यही मेरा अल्काइल हैलाइड है और यही मेरा OH, यानी यहीं पर मेरा अल्कोहल भी है और यहीं पर मेरा अल्काइल हैलाइड भी है, साथ में डाला हुआ है NaOH, NaOH बेस है। क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? कम ऑन फटाफट, हम सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, बेस डाला हुआ है, बेस सबसे पहले एसिड को मारेगा। क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? कम ऑन, कमेंट फास्टर, अगर है तो कौन है, कहाँ है, क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो, जल्दी बताओ। एसिडिक हाइड्रोजन है तो कहाँ है और कहाँ अगर है तो क्या होगा? देखें, एसिडिक हाइड्रोजन ये है, ये OH का H है मेरा एसिडिक हाइड्रोजन। एसिड बेस रिएक्शन पहली चीज़ होगी, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन पहली चीज़ हो गई। ये लो, ये बेंजीन, ये H निकला, बना O-, यहाँ बना ये कार्बन, मैं इसको CH2 लिखती हूँ, फिर ये कार्बन, फिर ये वेज, वेज पे आया ड्यूटेरियम, फिर ये डैश, डैश पे आया हाइड्रोजन, फिर ये रखा है मेरा ब्रोमीन। अगर इस कार्बन के बारे में बात करूँ मैं, तो इस कार्बन के बारे में अगर मैं उसकी डिग्री की बात करूँ, सो एक, दिस इज़ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर आप अच्छे से देख रहे हो, अगर आपको चमक रहा है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जाना भाई, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है।
तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और अब मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो बेटा यही के यही न्यूक्लियोफाइल आ गया है। मैम एक और न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, कौन है, एक और न्यूक्लियोफाइल है ना कंटेनर में, OH माइनस। तो फिर मैम क्या होगा, मतलब OH माइनस विल अटैक ऑन दिस या फिर ये O माइनस विल अटैक ऑन दिस। देखो अगर ये O माइनस यहीं के यहीं अटैक करता है, तब अगर ये O माइनस वहीं के वहीं अटैक करता है तो वो विद इन द मॉलिक्यूल जाके अटैक हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही अल्काइल हैलाइड भी है। सुनो जरा ध्यान दो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, IIT JEE बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वहीं के वहीं। और बच्चों को क्लिक नहीं करता एक्चुअली उस समय पर कि यहाँ क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। वहीं उसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अल्काइल हैलाइड भी प्रेजेंट है, उसी एक मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, एक और न्यूक्लियोफाइल है जो डब्बे के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर उसी मॉलिक्यूल के अंदर यहीं के यहीं मेरा न्यूक्लियोफाइल मेरे अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफाइल अगर अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर देता है तो उसे कहेंगे इंट्रा, आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं, मैं ज़रा डार्क कलर ले लेती हूँ, ठीक है, उसे कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन या इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन, ठीक है। कब कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, जब यही वाला ऑक्सीजन इसी कार्बन पे अटैक कर देता है, ठीक है, यही वाला ऑक्सीजन इसी कार्बन पे अटैक कर देता है, यानी घर के घर में अटैक चल रहा है, द्वंद्व मचा हुआ है, एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया है, घर के घर में ही सारी चीजें चल रही है, ठीक है, सारे झगड़े सारे रिएक्शन घर के अंदर ही हो रहे हैं। तो जब ये यहीं के यहीं इसको अटैक कर देगा, इट विल बी कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर SN2, ठीक है। और अगर ये बाहर का सॉल्वेंट आके इसको अटैक करता है, देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, वो भी अटैक कर सकता है, तो अगर बाहर वाला उस पर आके अटैक कर सकता है तो उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर, दो दूसरे मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो अगर बाहर वाला आएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर, अंदर के अंदर आएगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर, और हमेशा फास्टर होती है इंट्रा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखो नीचे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ अच्छे से, यहाँ पे लिखती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट नोट ध्यान में रखें कि भाई इंट्रामॉलिक्यूलर reactions are always faster than intermolecular। लगे तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो O माइनस है, ठीक है, ये तो थोड़ा रद्दी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि फिनॉक्साइड है, उसने उसका नेगेटिव चार्ज रिलोकलाइज कर रखा है। OH माइनस तो फिर भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तभी भी यहाँ मैंने स्ट्रेंथ नहीं देखी, यहाँ पर ये इसके आने से पहले ही तुरंत अटैक कर देगा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास इंट्रा और इंटर में मुझे अगर देखना है कि भाई कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, इंट्रा प्रोडक्ट बनेगा या इंटर वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो हमेशा वॉट एवर इज द स्ट्रेंथ, हमेशा इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन सबसे पहले होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखें हमेशा, इसको हमेशा ध्यान में रखें। इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर, यहाँ वही होने वाली है, ठीक है। ये फटाफट O माइनस यहीं के यहीं अटैक कर देगा और Br माइनस बेचारा यहीं के यहीं लीव कर देगा, देखो, ठीक है। जैसे ही ये किया O माइनस ने, वैसे ही क्या होगा देखेंगे प्रोडक्ट, ये बन गया मेरा फिनॉल, ये बन गया मेरा ऑक्सीजन, ये है मेरा एक कार्बन, ये मेरा विक्टिम कार्बन, ये उसका ड्यूटेरियम है, ये उसका हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन यहीं के यहीं उससे जुड़ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहीं की यहीं जुड़ जाएगा। इसको और ब्यूटीफुल कर सकती थी मैं, इसको मैं और ब्यूटीफुल कर सकती थी, कैसे पता है, ये वेज डैश में मैंने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लगा दिया ना, मैं एक काम करती वेज में ब्रोमीन लगा देती। अगर मैं वेज में ब्रोमीन लगाती तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कहाँ बनता पता है, ये बनता डैश से, ये बनता है डैश से। एक करके देख लेते हैं अगर आप चाहो तो वैसा, ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। काम करते हैं, डैश में ब्रोमीन लगाते हैं, डैश में लगाते हैं हमारा ब्रोमीन और हाइड्रोजन को लगाते हैं प्लेन में, ठीक है। अब क्या होगा, डैश में ब्रोमीन लगा है, यहाँ पर भी वो चेंज करना पड़ेगा, डैश में लग गया है ब्रोमीन,
हाइड्रोजन लगा था प्लेन में, तो डैश से निकला है ब्रोमीन। ठीक है, तो अब की बार जो हाइड्रोजन, अब की बार जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा वेज से, क्योंकि ऑपोजिट साइड से अटैक होता है। ठीक है, अगर डैश से ब्रोमीन निकला है तो वेज पे वो ऑक्सीजन आके अटैक करेगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो हाइड्रोजन होगा कोई एक डैश में चला जाएगा और कोई एक प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा, या फिर अपना, हाँ ठीक है, तो वॉटेवर है ना, कुछ इस तरीके से वो बन जाएगा। खैर, मेरे को यहाँ पे बताने का जो मेरा इंटेंशन था वो सिर्फ ये था कि ब्रोमीन जो है जहाँ से निकलेगा उसके उल्टे साइड पे ये बॉन्ड बनेगा। ब्रोमीन अगर डैश से निकला है तो बॉन्ड वेज पे बनेगा, वॉटेवर। बट इस क्वेश्चन में मेन सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो था वो दिमाग में बिठाने वाला ये था कि जब भी मौका मिलता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होने का, बिल्कुल विदाउट फेलियर रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर ही होती है, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर होगी। ठीक है, सो योर अल्टीमेट प्रोडक्ट विल बी दिस। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देखते हैं, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। दिस इज अगेन, देखेंगे ज़रा, खुद करेंगे, पॉज करें, फटाफट पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखें क्या बनता है। फिर से वही बात, एक ही सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल अलग से नहीं दिया हुआ है, एक ही सबस्ट्रेट है, उसी एक सबस्ट्रेट के अंदर OH भी है, अल्काइल हैलाइड भी है, फिर OH है, फिर NaOH है। फिर से क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड करेगी, बिल्कुल सही, एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड करेगी। लो, ये कार्बन CH2, ये कार्बन CH2 यहाँ लगा दिया O-, फिर ये कार्बन CH2 और ये मेरा ब्रोमीन। लो, फिर बताओ, इंटर होगा, इंट्रा होगा, क्या होगा, डेफिनेटली इंट्रा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक होगा। इसने अटैक किया इस पे, ब्रोमीन बेचारा चला गया। ठीक है, जैसे ही ऐसा हुआ तो प्रोडक्ट कैसा बना, देखो, this is your benzene ring, this is your carbon, this is your another next carbon, this is your oxygen, this is the next carbon and here the new bond is। थोड़ा अच्छा बना सकते हैं हम इसको, CH2 ऑक्सीजन और ये नया बॉन्ड। ठीक है, ब्रोमीन निकल गया। सो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मेरे को लगता है आप लोगों का भी बनना चाहिए, बिकॉज द क्वेश्चन इज़ वेरी कॉमन नाउ। अब तो समझ में आया होगा। अगेन यहाँ पर फिर वही चीज़ हुई है बेटा, फिर से कौन सी चीज़ हुई है, देखो, फिर वही चीज़ हुई है कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन फिर से फास्टर हुई है। इंट्रामॉलिक्यूलर इज़ फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल के अंदर ही फास्ट रिएक्शन होगी, मॉलिक्यूल के बाहर वाले से रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, प्रोडक्ट वो भी बनेगा, बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा। कई बार आपको मेजर माइनर प्रोडक्ट पूछा जाता है, कई बार आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, ये दोनों दे देंगे और बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट बताओ। तो मेजर प्रोडक्ट यही है अपना। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट का मतलब जो मैक्सिमम क्वांटिटी में डब्बे के अंदर बनेगा, तो वो तो वही रहेगा ना जो सबसे आसानी से बनेगा, सबसे फास्टेस्ट बनेगा। सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सो हियर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, फिर से वही देखेंगे क्या है। NaOH है, फिर एक ही मॉलिक्यूल है, 2 स्टेप की रिएक्शन दी है। एक मॉलिक्यूल है, 2 हैलोजन है, एक OH है। ठीक है, और NaOH भी है, उससे कुछ A बनेगा, इनमें कुछ रिएक्शन होगी, उससे A बनेगा, फिर A फर्दर रिएक्शन करेगा और B बनेगा। ठीक है, तो भाई देखो ज़रा, पहले बनाओ A, देखते हैं A बनाते हैं सबसे पहले, है ना, क्या होगा A के केस में। देखो ज़रा सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, CH2 OH CH2 CH, यहाँ लग गया ब्रोमीन, यहाँ लग गया CH2 आयोडीन। अब इसके साथ अगर मैं NaOH ले लूँ, सबको पता है NaOH बेस है, फिर सबको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर से सबको पता है कि कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी, CH2 बनेगा, O नेगेटिव बनेगा, CH2 फिर CH फिर Br,
Br और यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा आयोडीन। ठीक है, बना लिया। अब ये एक्चुअली तैयार हो गया मेरा A, यही है A। ठीक है, देखो ना NaOH के साथ रिएक्शन की, A बना, मैंने NaOH के साथ रिएक्शन कराया, A बन गया। अब इस A को ये जो है मेरा CH2O नेगेटिव और यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH2Br और यहाँ पर है CH2I। इस A को फिर से रिएक्शन कराना है NaOH के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब देख सकते हो भाई O माइनस इज़ अ बढ़िया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, Br और I दे आर बढ़िया लीविंग ग्रुप्स। दिस इज सेकेंडरी कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन। तो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के ही केसेस में SN2 रिएक्शन की भाई हो सकती है SN2 रिएक्शन। कहा मैम सेकेंडरी में, तो आपने बोले थे कि सब देखो न्यूक्लियोफाइल ये वो देखो, तो ठीक है। सेकेंडरी में अगर मैं देखूँ तो ब्रोमीन है जो कि एक घटिया लीविंग ग्रुप है, मतलब ब्रोमीन अच्छा लीविंग ग्रुप है, बट उससे भी अच्छा लीविंग ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है आयोडीन। ठीक है, तो पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा एक्चुअली कि ये वाले कार्बन पे रिएक्शन होगी जो भी होगी या ये वाले कार्बन पे होगी। देखो ये तो पता है कि SN ही रिएक्शन होगी और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है, तो SN में भी कौन सी होगी, SN2 होगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है का मतलब क्या है, SN2 होगी। अच्छा, बाहर से अटैक नहीं होने वाला है, अंदर के अंदर ही अटैक होने वाला है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि इंट्रामोलिक्यूलर SN2 ही होगी। ठीक है, अब इंट्रामोलिक्यूलर SN2 में अब आपको ये कंफ्यूजन रहना चाहिए कि मैम ये इस पे अटैक करके ब्रोमीन छोड़ेगा या फिर ये इस पे अटैक करके आयोडीन छोड़ेगा। बताओ, वाइट वाला पाथ फॉलो होगा, ब्रोमीन निकलेगा या आयोडीन निकलेगा? तो भाई दोनों बना के देखते हैं। जब ब्रोमीन निकलेगा तब देखो क्या होगा, 1 2 3 ऐसे रिंग बन जाएगी ना, ये ऑक्सीजन इस पे चिपक जाएगा जाके। ठीक है, तब देखो जरा क्या होगा, CH2 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ब्रोमीन निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे चिपक गया ऐसा ऑक्सीजन और यहाँ पे चिपका है CH2I। कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जब ब्रोमीन निकलेगा, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक है, और जब आयोडीन निकलेगा तब क्या होगा, देखो तब बनेगी 1 2 3 4 और 5 मेंबर्ड रिंग, CH2। ठीक है, बीच में एक CH2, फिर एक CH2 जिस पे Br लगा है, फिर एक CH2 और ये दोनों को जोड़ दिया ऑक्सीजन ने, विच इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग। और ज़्यादा स्टेबल कौन है, 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड? ऑब्वियसली 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड रिंग इज़ मोर स्टेबल देन 4 मेंबर्ड, पहली बात। दूसरी बात, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमीन। तो दोनों ही कंडीशंस ये प्रोडक्ट को फेवरेबल नहीं बनाती, दोनों ही कंडीशंस इस प्रोडक्ट को फेवरेबल बनाती हैं। देखो ज़रा एक बार फिर से समझा देती हूँ ये अगर नहीं समझा हो तो। ठीक है, देखो दोनों ही कंडीशंस हमारे इस प्रोडक्ट को फेवरेबल बनाती है। मैं फिर से करके दिखाती हूँ, आई होप आप लोगों को, शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद समझा नहीं है कुछ लोगों को, फिर करके दिखा रही हूँ। ब्रोमीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए ब्रोमीन लीव नहीं करेगा। आयोडीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसलिए आयोडीन लीव करेगा। सो O माइनस डायरेक्टली बैक साइड से इस पे अटैक करेगा। O माइनस जैसे ही इस पे अटैक करेगा, O माइनस इसको जुड़ेगा, यानी अब O जो है वो मेरे 2 कार्बन को जुड़ा हुआ है, एक तो इसको और दूसरा इसको। आयोडीन यहाँ से निकल चुका है, तो ये कार्बन अब कितने कार्बन को जुड़ा हुआ है, फर्दर ये कार्बन अब इन 2 कार्बन को जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन अब इन 2, यानी इन दोनों के बीच में 2 कार्बन है। हाँ, ये लो 2 कार्बन है और इस कार्बन पे अभी भी ब्रोमीन लटका ही हुआ है, यानी ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा, साइक्लिक ईथर बनाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया है? समझ में आया है, शायद आया तो होना चाहिए। ठीक है, क्या बताया मैंने आज आप लोगों को कि भाई इंट्रामोलिक्यूलर SN2 करना सिखाया। आई होप इंट्रामोलिक्यूलर SN2 आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में चलेंगे हम लोग SN2 रिएक्शंस, किसकी, अल्कोहल की और ईथर की, दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में सिखाने की कोशिश करूंगी, जिससे हमारी SN2 की रिएक्शंस की सीरीज़ जो है ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस, और फिर हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर्स, यानी हैलोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन्स। और जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, और अगर आपने मेरी रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ देख रखी है, तो आई कैन बेट आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सारे मैकेनिज्म्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं वो कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं और फिर अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैव फन गाइस।